Hello students, this is your chapter electoral politics. In this chapter number 3, in which we will understand about the election procedures, why election is needed and what are the adult franchises. So all the aspects we will be covering in this chapter. Basically we need to first understand that why do we need elections. हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शंस हमें क्यों ज़रूरी है, क्यों इलेक्शन होना ही ज़रूरी है. इलेक्शन ना होते तो क्या होता, ऐसा क्या हो जाता कि इलेक्शन ना होते तो दिक्कत हो जाती. सो इलेक्शन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फाइंडिंग आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट रिक्वायर अ मैकेनिज्म बाय विच people can choose their representatives and change them in different interval. That is why election is essential. इसका क्या मतलब है कि फाइंडिंग आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, जो लोग जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को बोल रहे हैं या जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चाहते हैं कि हमारे बीच से वो ही रिप्रेजेंटेटिव जाए, है ना, हमारी बातों को रिप्रेजेंट करे, वो उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए. नॉट रिक्वायर्स अ मैकेनिज़्म बाय विच पीपल कैन चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड चेंज देम. और उस मैकेनिज़्म में वो चूज़ कर सकें, चेंज कर सकें, चूज़ भी कर सकें और चेंज भी कर सकें. यानी भले वो चूज़ कर सकें लेकिन चेंज भी कर सकें. समय समय पे जहाँ लगे कि यहाँ गलत हो रहा है, ये रिप्रेजेंटेटिव सही है, वहाँ सही नहीं है, वहाँ चेंज भी कर सकें. और अलग अलग समय अंतराल पे, डिफरेंट इंटरवल्स. दैट इज़ वाई इलेक्शन इज़ इसेंशियल. अब बात करते हैं व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, है ना. ये जो वर्ड है डेमोक्रेटिक, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना. ये मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ. दिस वर्ड इज़ डेमोक्रेटिक. क्यों इम्पॉर्टेंट है आइए समझते हैं. बिकॉज डेमोक्रेटिक का मतलब होता है क्या, प्रजातांत्रिक तरीके से, यानी लोगों के द्वारा, है ना. फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. एवरीवन शुड बी एबल, हर व्यक्ति इतना अधिकार होना चाहिए, वो इतना एबल होना चाहिए, उस लायक होना चाहिए, योग्य होना चाहिए कि वो उसके दिमाग में ये जाए कम से कम कि किसको चूज़ करना ज़रूरी है, क्यों चूज़ करना ज़रूरी है, ये उसके उसमें होना चाहिए. ठीक है. पार्टीज़ एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस. पार्टीज़ जो होने चाहिए और कैंडिडेट्स जो होने चाहिए शुड बी फ्री. ये कैसे होने चाहिए, ये फ्री होने चाहिए, इनके ऊपर कोई ऐसा मतलब रोक टोक नहीं होना चाहिए जिससे कि वो इलेक्शंस लड़ सकें, है ना. पार्टीज़ को भी फ्री होना चाहिए, पार्टी को भी और कैंडिडेट को भी. यानी दो बातें यहाँ से हमने सीखी. पहला तो एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. हर व्यक्ति इस योग्य होना चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके. दूसरा कि पार्टीज़ और कैंडिडेट्स, यानी जो भी पार्टी हो, जो भी कैंडिडेट्स हों, शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. वो लोग भी अवश्य होने चाहिए, क्या, स्वतंत्र होने चाहिए कि जो इलेक्शन लड़ सके, कॉन्टेस्ट इलेक्शन. थर्ड है इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल. एक और इसमें बात ज़रूरी है कि इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली. इलेक्शन जो हो वो एक निश्चित समय अंतराल पे ज़रूर होना चाहिए. इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली, है ना. ये जो बात है कि एक इलेक्शन जो है उसका ये नहीं होना चाहिए कि एक बार इलेक्शन हो गए फिर 6 साल बाद हो रहा है, फिर 20 साल बाद हो रहा है, ऐसा नहीं. एक रेगुलर इंटरवल ज़रूर हो जिससे कि जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाए उसको ये लगे कि हाँ भाई हम भी यहाँ से हट सकते हैं और हम, हो सकता है हमारी जगह अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो दूसरा आ जाएगा अगले इंटरवल में. कैंडिडेट्स प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो कैंडिडेट्स प्रीफर किए जाए किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, वो क्या हों, उसको इलेक्ट करना ही करना पड़े. कैंडिडेट्स प्रीफर्ड, ऐसा ना हो कि लोग मिलकर को चुन किसी को रहे हैं और जिताया किसी को जा रहा है. यद्यपि ऐसा होता है ना. ये हम आपको बताएंगे जब हम ऑफलाइन क्लास लेंगे तो आपको बताएंगे कि कहीं ना कहीं इसके दुरुपयोग होते हैं और ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि किसी हारे हुए कैंडिडेट को भी कभी कभी जिताया जाता है. दैट इज़ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग द इलेक्शन विच इज़ नॉट कॉल्ड एज अ डेमोक्रेटिक.
लेकिन दैट इज़ डन बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द पावर, यू नो। सो अब इलेक्शन जो प्रोसीजर है इंडिया में वो कैसे है, अगर हम देखें, इन द केस ऑफ लोकसभा इलेक्शन इज़ डिवाइडेड इनटू एज मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज आर सीट्स, है ना। तो इलेक्शन प्रोसीजर्स कैसे हैं, होता क्या है कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है राज्यसभा, सॉरी, एक होता है स्टेट लेवल पे इलेक्शंस, है ना, और स्टेट लेवल पे होगा और सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। स्टेट लेवल पे जो पूरा स्टेट है, लेट अज्यूम ये आपका यूपी है, तो ये छोटे छोटे विधानसभाओं में बट जाता है, राइट। ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं विधानसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, इसी को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक तो ये होता है, दूसरा इसी को आप विधानसभा बोलते हैं, जैसे आजकल चल रहा है ना वो विधानसभा ही है, ठीक है, इसी को विधानसभा बोलते हैं, है ना। आज इस समय किसका वो चल रहा है, विधानसभा इलेक्शंस, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये क्या होता है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में कई ढेर सारे इस जो है आपके वो ज़िले या जो प्लेसेस हैं वो आ सकते हैं। दूसरा, एक तो हो गया स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, जो सेंट्रल लेवल पे होता है उसमें क्या होता है, अच्छा उसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं, जैसे सेंट्रल लेवल पे पूरे इंडिया को जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बांट दिया जाता है ना। जैसे यूपी में कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, एमपी में कई कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बांट दी जाती हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं ये कहलाती हैं एक तरीके से कि कहीं ना कहीं ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं यही कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ से लोग चुने जाते हैं इन एरियाज से, और तब जा कर के हमारा जो इलेक्शन प्रोसीजर होता है वो होता है। तो इंडिया को कई लोकसभा इलेक्शन के लिए कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में तोड़ा जाता है, एक एक जो जैसे बस्ती है, और आपका बस्ती के अंदर में कई बस्ती एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें कई ढेर सारे लोकल जो लेवल के तहसील्स हुए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशंस, है ना। और अगर एमपी का इलेक्शन हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसको उससे चुन के जो लोग जाते हैं उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। और अगर वही चीज़ किससे हो रहा है, विधानसभा लेवल पे यानी स्टेट लेवल पे हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एमएलए, उससे जो लोग चुन के जाते हैं उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब इससे दो चीज़ें हैं, आफ्टर द डीमार्केशन, ठीक है, आफ्टर द डीमार्केशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो डिमार्केशन होता है, द वोटर्स लिस्ट ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज़ प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड। जब कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीमांकन हो जाता है कि भाई कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ तक रहेगी, ठीक है, इससे एक ये पता चल जाता है कि हम किस एरिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ले रहे हैं, उसको हम सीमांकन बोलते हैं, है ना। Demarcation of the constituency, the voter list of each constituency is prepared and published। जब डिमार्केशन हो गया, जैसे डिमार्केशन का मतलब क्या है आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ कि जैसे मान लिया ये एक एरिया हुआ, राइट, एक इसमें मान लिया अब कई ढेर सारे तहसील विलेज आएंगे, है ना, कई गांव आएंगे, कई तहसील, तो एक जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बननी है, राइट। तो इस तरह से डिवाइड कर दिया गया कि भाई इतने गांव एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर ए में आएंगे, इतने गांव कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर बी में आएंगे, राइट। तो इसका डिमार्केशन होता है, इसको हम सीमांकन बोलते हैं। और जब कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिमार्केशन हो जाता है तब वोटर लिस्ट बनाया जाता है। वोटर लिस्ट मतलब उस एरिया में कितने लोग ऐसे लोग हैं जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, राइट, तो उनकी लिस्ट बनाई जाती है, उसको वोटर लिस्ट कहा जाता है। और ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटर लिस्ट बना करके प्रिपेयर की जाती है और पब्लिश की जाती है, दिखाया जाता है। द डेट ऑफ इलेक्शन, फाइलिंग एंड नॉमिनेशन
पेपर्स एंड विड्रॉल आर फिक्स्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। अच्छा, इन सबको जो कंडक्ट कराता है, इन सब की जो बॉडी होती है, वो जो मेन बॉडी होती है जो पूरा इलेक्शन कराती है, उसका नाम होता है ईसी, इलेक्शन कमीशन। ईसी जो है, जो लोग बोलते हैं ना कि आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया इलेक्शन से पहले, है ना, एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक लॉ होता है कि भाई उस समय सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं जो एमपीज़ या एमएलए के, जो उस समय जिसका इलेक्शन होता है, जैसे एमपी का इस समय चल रहा है, एमएलए का चल रहा है, तो उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। फिर उसके बाद लोग रैली नहीं कर सकते, रोल पार्टी नहीं कर सकते, एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। तो उन सबको कंडक्ट कराने का कितनी कितनी कंपनी पैरा ये भेजनी है, मिलिट्री फोर्सेस कहाँ, कितनी डिफेंस सिस्टम क्या लगाना है, कैसी व्यवस्थाएं होंगी, है ना, तो वो सारा मैनेजमेंट, उसका इलेक्शन कराना, इलेक्शन करा करके रिजल्ट देना, ये सारा मैनेजमेंट जो होता है वो किसके द्वारा होता है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। हु डू दिस? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इज़ द मेन बॉडी, ठीक है। तो अब जो है डेट ऑफ इलेक्शन, फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स एंड विड्रॉल, है ना, डेट ऑफ इलेक्शन फाइनल करना, नॉमिनेशन फाइलिंग कराना और विड्रॉल कराना कि हाँ भाई अगर आप मान लिया नहीं लड़ना चाहते तो विड्रॉल करिए, ये सारे के डेट इलेक्शन कमीशन फिक्स करता है। एनी पर्सन हु वांट्स टू फाइट द इलेक्शन कैन फाइल हिज नॉमिनेशन पेपर। कोई भी जो एलिजिबल होता है इलेक्शन लड़ने के लिए वो अपनी नॉमिनेशन फाइल करता है। कैंपेन बाय द कैंडिडेट्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज़, उसके बाद कैंपेन शुरू हो जाती हैं पॉलिटिकल पार्टी। जैसे इस टाइम एकदम परफेक्ट टाइम चल रहा है आपको ये चीज़ समझाने का, बिकॉज आज के समय में हर गांव में, हर शहर में आप देख सकते हैं यूपी में लोग अपनी पार्टीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने झंडा बैनर, और लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं, बताते हैं कि हमारे पार्टी की क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है। तो एक कैंपेन यानी अभियान शुरू करते हैं। ऑन द डेट फिक्स्ड अर्लियर द वोटिंग इज हेल्ड, और जो डेट फिक्स होता है जैसे कि 7 मार्च यूपी ईस्ट में हम लोग यहाँ पे, तो वो इलेक्शन कमीशन डेट फिक्स करता है और उसी दिन वोटिंग होती है। वोटिंग इलेक्शन बूथ्स आर सेटअप, उस दिन एक बूथ सेट किया जाता है, नीचे देखिए लिखा हुआ है ना, आपके जो गांव में प्राइमरी स्कूल वगैरह होते होंगे उनको बूथ सेंटर बनाए जाते हैं। वोटर्स गो टू द पोलिंग बूथ्स एंड वोट द कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस। लोग जो वोटर्स होते हैं वो पोलिंग बूथ पे जाते हैं, वोट देते हैं, अपने चॉइस के कैंडिडेट चुनते हैं। आफ्टर द वोटिंग इज ओवर, जब वोटिंग खत्म हो जाती है, द बैलेट आर सील्ड एंड टेकन टू द काउंटिंग सेंटर्स। जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो बैलेट को सील कर दिया जाता है जिसमें वोटिंग दी जाती है, और उसको ये नहीं कि कोई रास्ते में ओपन करके अपने हिसाब से वोटिंग दे ले, सील इसीलिए किया जाता है, और उसको काउंटिंग सेंटर तक लेके जाते हैं। देयर द बैलेट बॉक्स आर ओपन बिफोर द कैंडिडेट्स और देयर एजेंट्स एंड वोट्स आर काउंटेड। और फिर काउंटिंग डे के दिन वोट्स जो होते हैं वो काउंट किए जाते हैं। वहाँ पे जो भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी होते हैं वो लोग रहते हैं, और सामने जो वोटिंग एजेंट्स होते हैं, हर कैंडिडेट अपने अपने एजेंट बनाते हैं कि भाई कैंडिडेट जब बैलेट खुलेगा तो हर पार्टी के कैंडिडेट का वोट उसमें होगा, तो हर पार्टी के कैंडिडेट जो कॉन्टेस्ट करते हैं वो अपने लोगों को वहाँ खड़ा रखते हैं, उनको परमिशन गवर्नमेंट देती है कि हाँ भाई आप भी सामने देखो, जिससे ये ना लगे, ट्रांसपेरेंसी रहे कि चीज़ें बराबर हो रही हैं। द कैंडिडेट हैविंग द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोटर विंस द इलेक्शन। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट पाता है वो इलेक्शन जीत जाता है। मेरिट्स इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। अब बात करते हैं कि मेरिट्स इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है? ये एक तरीके से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। ये है कि सभी लोग जो 18 ईयर से ज़्यादा हैं, जिनकी उम्र हो, उनको मत देने का अधिकार है, बस बरते वो भारत के नागरिक हो, पागल दिवालिया तथा कोढ़ी ना हो। बहुत सारे उनके जो वो हैं कि 18 साल से उसकी उम्र ज़्यादा हो तो वो वयस्क है, तो वो वोट दे सकता है। तो ये इन मेरिट्स इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज जो वयस्क मताधिकार है, उसकी क्या क्या मतलब क्या क्या पक्ष में क्या क्या बातें हैं हम उसको जानेंगे। पहला तो ये है कि द सिस्टम इज़ ट्रूली डेमोक्रेटिक एज इट गिव्स पॉलिटिकल इक्वलिटीज़ टू ऑल द सिटीजन, है ना। ये सिस्टम जो है पूरा डेमोक्रेटिक है, इसमें सबको बराबर की मान्यता दी जाती है,
पॉलिटिकल इक्वलिटी, समान राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को, उनके चाहे कास्ट हो, जेंडर हो, चाहे कुछ भी हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके वोट की वैल्यू है। अगर कोई पार्टी एक वोट से हार रही है तो वो एक वोट कोई व्यक्ति अगर दे रहा है लास्ट में और बाद में गिना गया और एक वोट से कोई पार्टी जीती, तो जिसने लास्ट में वो एक वोट दिया वो उस एक वोट की वैल्यू उतने के ही बराबर है, चाहे वो कोई राजा हो, चाहे प्रधानमंत्री भी वोट डालेंगे तो भी उनका एक वोट गिना जाएगा, और चाहे कोई गरीब से गरीब दुखिया हो वो भी अगर वोट डालेगा तो भी उसका एक वोट गिना जाएगा, चाहे उसकी कास्ट कुछ हो, क्रीड कुछ हो, जेंडर कुछ हो। ठीक है। एडल्ट फ्रेंचाइजीज स्प्रेड द मैसेज दैट ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल एंड नो वन इज़ प्रिविलेज्ड। एडल्ट फ्रेंचाइजीज जो होती हैं ये एक संदेश देती हैं कि सभी जो व्यक्ति हैं, सभी जो नागरिक हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, और उनमें आपस में कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, उनको कोई अलग से कोई सुविधा नहीं मिलेगी। दिस प्रमोट्स नेशनल यूनिटी। इससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता की एक भावना को, विकास को एक बल मिलता है। द सिस्टम राउजेस पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग द ऑल सिटीजन्स। और इस सिस्टम से राजनैतिक अस्थिरता, राजनैतिक अवेयरनेस, राजनैतिक मतलब एक तरीके से लोगों के अंदर जागरूकता फैलती है, सभी नागरिकों के अंदर। ठीक है। डीमेरिट्स इसके क्या क्या हैं? अब मेरिट डीमेरिट में आ गया कि द इलिटरेट पर्सन आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट प्रॉपरली। हाँ, एक यहाँ बात ज़रूर है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको कहीं ना कहीं से द इलिटरेट पर्सन, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट, वो इस योग्य नहीं होंगे कि वो अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकें, और उनके वोट की जो वैल्यू है वो किसी को भी वोट दे देंगे, पैसे पे वोट दे देंगे, वो कोई कुछ भी कह दे उसको वोट दे देंगे, तो उनको ये मालूम नहीं कि वो किसको देने जा रहे हैं, है ना। तो अब बात होती है कि पुअर पीपल आर लाइबल टू सेल देयर वोट्स। जो पुअर पीपल हैं वो लाइबल टू सेल देयर वोट्स, कहीं ना कहीं गरीब लोग की मजबूरी होती है, वो अपने वोटों को बेचते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि लोग उनको पैसे का और सामान का और संसाधनों का उनको लालच देते हैं, तो उनकी गरीबी में उनको लगता है कि शायद मेरे एक वोट से कुछ नहीं होगा और तत्काल में मुझे लाभ हो जाएगा, मुझे कुछ मिल जाएगा, लेकिन शायद वो इस एक वोट की वैल्यू नहीं समझते हैं कि तत्कालिक लाभ और आने वाले समय के लिए लाभ। जाएंगे सर। दिस सिस्टम इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये जो सिस्टम है ये बहुत ही मतलब खर्चीला भी है। क्यों खर्चीला है? क्योंकि लोग एक दूसरे को रिझाने के लिए, एक पार्टी दूसरे पार्टी को ज़्यादा वोट लेने के चक्कर में क्या करती है कि कहीं ना कहीं एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए पैसे ज़्यादा खर्चा करती है। ठीक है। पीपल आर लाइबल टू सेल देयर वोट्स का मतलब ये है कि वो चाहते नहीं हैं कि वो बेचें, लेकिन क्या करें, जो बहुत सारे जो पार्टीज़ हैं, उनके कैंडिडेट्स हैं, वो उनको अपने तरफ लुभाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, और ये इसी वजह से हर कैंडिडेट्स लुभाने की जो प्रयास करते हैं उसके एवज में पैसे खर्चा करते हैं। कई गाड़ियों का एक्सपेंस होता है, पूरे एरिया में कवर करना होता है, हर जगह जाना होता है, लोगों से मिलना होता है। इस वजह से ये धीरे धीरे बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। लार्ज स्केल अरेंजमेंट हैव टू बी मेड फॉर द इलेक्शंस, और इलेक्शंस के लिए बड़े लेवल के इंतजाम करने पड़ते हैं। चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शंस। कैंडिडेट एंड पार्टीज विथ अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर। ठीक है। जो कैंडिडेट और पार्टीज़ होती हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, भले उनके पास बहुत सारा पैसा हो लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जीत ही जाएं, बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। ये चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं? कि कैंडिडेट्स एंड पार्टीज़ विथ अ लॉट ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, ज़रूरी नहीं कि वो जीत ही जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इंजॉय ज़्यादा, उनका जो वैल्यू होता है, उनका जो आनंद होता है ज़्यादा होता है, और अनफेयर एडवांटेज, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके के जो है लाभ लेते हैं ओवर स्मॉलर पार्टी, छोटे पार्टियों के ऊपर, एंड इंडिपेंडेंट्स, और निर्दल जो लोग होते हैं कैंडिडेट्स उनके ऊपर।
In some parts of the country, candidate with a criminal concern have been able to push other out of the electoral race and the secure ticket from the major parties. कई जगहों पे तो ये भी देखा गया है कि जो जो थोड़ा सा दबंग किस्म के जो आपराधिक छवि के लोग होते हैं वो दूसरे कैंडिडेट को इलेक्शन के बाहर कर देते हैं और उनको डरा के धमका करके उनको चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं और खुद एक एलिजिबल कैंडिडेट के रूप में आगे आते हैं और मेजर पार्टी से टिकट लेते हैं. Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to the relatives from these families. कई ऐसी फैमिलीज होती हैं, राजघराने होते हैं जो कहीं ना कहीं डोमिनेट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी डोमिनेशन दिखाते हैं और उन फैमिलीज़ को भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट में उनके रिलेटिव्स को, उनके घर वालों को देने के लिए पार्टियां बाध्य रहती हैं. Very often the election offer a little choice to ordinary people, for both the major parties are quite similar to the each other both in politics and practice. Very often, अक्सर करके प्रायः इलेक्शन ऑफर अ लिटिल चॉइस, इलेक्शन से एक लिटिल चॉइस हमें मिलता है टू ऑर्डिनरी पीपल, फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू द ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, है ना. मतलब लगभग सभी पार्टीज जो है एक दूसरे के समान ही होती हैं, चाहे उनकी पॉलिसीज़ की बात हो चाहे प्रैक्टिस की बात हो. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत कार्टून के माध्यम से लिखी गई है कि दिवाली धमाका, संसद में प्रश्न उठाने के दामों में भारी छूट, हर प्रश्न पर एक निश्चित उपहार बिल्कुल मुफ्त. इनको जनता चुनती है किस लिए कि जाइए आप हमारी बातों को रखिए, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स अपना चुनाव हो जाने के बाद वो अपने फ़ायदे की चीज़ सोचते हैं. उन लोगों को, उन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की बातों को उठाएंगे जहाँ से इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा मिले. वो शायद एक गरीब और उसकी बात नहीं उठाएंगे. ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं. यहाँ पे एक दूसरा कार्टून देख सकते हैं, ट्राई नॉट टू थिंक ऑफ हाउ इट्स मेड. ये मत आप देखिए कि ये कैसे बना, ये आप ये देखिए कि ये MMP है ना, आप ये देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग इसमें हैं और यहाँ से गवर्नमेंट की सेवई बन के निकल रही है, कुछ ऐसा है. सो दिस वाज अबाउट योर हाउ द इलेक्शंस इज़ डन, हाउ द प्रोसेस इज़ डन, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन इंडियन इलेक्शंस. ये सारी चीज़ें आपको इसमें दी गई. और नॉमिनेशन फाइल होता है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखी जाती हैं, इलेक्शन कैंपेन किए जाते हैं, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स होता है. और क्यों यहाँ पे इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है ना. इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत अच्छा है, वो किसी भी सरकार के उस पर दबाव नहीं चलता, भले ही वो जो है करंट गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, है ना. तो ये भी चीज़ें होती हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के चैलेंजेस होते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपकी इस पूरे चैप्टर में हमने कवर की और मेजर चीज़ें कवर हो चुकी हैं. बाकी जो चीज़ें बच रही हैं वो हम लोग नोट्स में कवर कर लेंगे. फॉर टिल देन just read it out and get your all the notes on your group. Thank you.